Alright, Assalamualaikum. I hope all of you are fine. Can you people hear me? Just raise your hand if you can hear me. Mm. Alright, great. Let's resume. Ramzan Mubarak to all of you. In last class, we covered mutual funds. We have to wind up this topic today. We started with the equity fund. Just a quick overview. Let me open the class session in which we discuss this. I'm sharing the screen. ऑलराइट सो वी स्टार्टेड विद द म्यूचुअल फंड्स जिसमें हम लोग ने बेसिकली इक्विटी फंड्स को बेसिकली मेनली हम लोग ने डिस्कस किया था द इंडाइसेस वी ऑलरेडी डिस्कस देयर वर कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स जिसमें ब्लू चिप स्टॉक्स है मिड टियर स्टॉक्स है एंड थर्ड टियर स्टॉक्स है सो ब्लू चिप जो है फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है दे आर ब्लू चिप स्टॉक्स मिड टियर में जो नॉर्मल कंपनीज होती है जिनके सर्टेन टाइम पे कुछ इश्यूज होते हैं बाकी वैसे ऑपरेशनली स्मूथ होती है कंपनीज दे आर मिड टियर and the third category which is the most worst category that is uh, basically the third tier stocks so third tier stocks जो है वो हम लोग के पास जो है वो सबसे लास्ट में आते हैं ऑलराइट नेक्स्ट के बाद हम लोग ने बेसिकली बेंचमार्क रिटर्न और फंड रिटर्न को हम लोग ने देखा था उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली देखा था दी फंड मैनेजर रिपोर्ट के थ्रू हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया था सो just to summarize this concept, I am coming to the mutual fund summary जिसमें हम लोग के पास ये mutual fund का concept है जिसमें equity fund में the risk profile is high and the allocation will be in the equity यानी कि stocks में जो है वो सारी allocation होती है certain portion is in the bank and as cash के अलावा हम लोग ने इस्लामिक equity fund देखा था जिसमें majority investment जो है वो basically हम लोग की एक्विटीज में होती है बट ओनली इन दी शरिया कंप्लाइंट एक्विटी और बाकी का पैसा जो है वो कैश होता है या बैंक में होता है तो बैंक में जो पैसा होता है वो जो है इस्लामिक बैंक्स में होता है बिकॉज दिस इज एन इस्लामिक एक्विटी फंड ऑलराइट आई एम शेयरिंग द फंड मैनेजर रिपोर्ट एंड दैट we will ऑलराइट सो यही था एनबीपी स्टॉक फंड सो वी डिस्कस दिस कंपोनेंट जिसमें हम लोग ने फी का भी कंपोनेंट डिस्कस किया था कि फी बेसिकली क्या होती है मैनेजमेंट फी जो है दैट इज चार्ज फॉर मैनेजिंग द फंड और इसके अलावा लोड डिस्कस किया था फ्रंट एंड लोड इज चार्ज ऑन एंटरिंग द फंड एंड बैक एंड लोड इज चार्ज फॉर एग्जिटिंग द फंड के अलावा जो है बेंचमार्क इंडेक्स को डिस्कस किया था दैट इज KSE 30 और ये इक्विटी की एलोकेशन हम लोग ने डिस्कस की थी सेक्टर एलोकेशन हम लोग ने डिस्कस की थी सेक्टर एलोकेशन में मैक्सिमम सेक्टर एक्सपोजर कैन बी टेकन with 25 to 30% in any sector 25 to 30% maximum पर सेक्टर की जो है वो लिमिट है इससे ज़्यादा का एक्सपोजर नहीं लिया जाता बिकॉज टू गिव द डाइवर्सिफिकेशन टू द फंड देयर इज अ पॉलिसी कि डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जो है सेक्टर में एक लिमिट्स इम्पोज की गई है एंड दैट इज 25 to 30%। इसके अलावा टॉप 10 होल्डिंग्स हम लोग ने देखी थी जिसमें हम लोग के पास स्टॉक की जो है हम लोग के पास जो है वो लिमिट्स है 10 to 15% पर स्क्रिप लिमिट और पर स्टॉक लिमिट यानी कि किसी एक स्टॉक में मैक्स 15% तक जा सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं अगेन टू गिव द डाइवर्सिफिकेशन तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने डिस्कस किए थे के साथ हम लोग ने इस्लामिक एक्विटी में भी यही सारी चीज़ें थी बस इस्लामिक एक्विटी में हम लोग के पास जो इन्वेस्टमेंट है वो इन दी इस्लामिक स्टॉक्स इस्लामिक जो शेयर्स होते हैं जो शरिया कंप्लाइंट शेयर्स होते हैं सिर्फ उसमें इन्वेस्टमेंट होती है बाकी मोर और लेस सारी चीज़ें सेम थी बेंचमार्क इंडेक्स वाज KMI 30 सो देयरफॉर ये समरी मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए बनाई है कि ये समरी में जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो uh, एक सिंपल वे में अलाइन करके दी गई है सो दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू इट अच्छा नेक्स्ट हम लोग के पास बेसिकली मनी मार्केट फंड एंड इस्लामिक मनी मार्केट फंड आता है तो मनी मार्केट फंड की अगर हम लोग बात करते हैं मनी मार्केट फंड हैज़ अ रिस्क प्रोफाइल वेरी लो रिस्क प्रोफाइल उसकी सिंपल रीज़न ये होती है कि मनी मार्केट फंड का जो भी पैसा होता है जितना भी पैसा इन्वेस्टेड होता है दैट इज मोस्टली इन दी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स
शॉर्ट टर्म की अगर डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, सो एनीथिंग विच हैज अ लाइफ ऑफ 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। सो हम लोग ने बेसिकली मनी मार्केट फंड में स्टार्टिंग फ्रॉम द मनी मार्केट फंड, सो इन्वेस्टमेंट इज मोस्टली, सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है हम लोग की नेचर जिसकी शॉर्ट टर्म हो, which simply means anything which has a life of max 1 year। so इसमें हम लोग के पास जो मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट आती है वो ट्रेजरी बिल्स में आती है, बिकॉज ट्रेजरी बिल्स की जो लाइफ होती है 3 मंथ का भी होता है, इसके अलावा 6 मंथ का होता है एंड 12 मंथ्स का होता है। सो मेनली पैसा ट्रेजरी बिल में जो है वो इन्वेस्ट हुआ होता है। के अलावा कुछ और फर्दर कंपोनेंट्स है जिसमें हम लोग के पास जो है वो कमर्शियल पेपर आ जाता है। कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट विच मींस दिस इज इशूड विदाउट एनी सिक्योरिटी, पीछे पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। जिस तरह हम लोग बॉन्ड वैल्यूएशन में बॉन्ड इशू करते हैं तो पीछे एक सिक्योरिटी होती है, कमर्शियल पेपर एक इंस्ट्रूमेंट है, जिस तरह टीएफसी इंस्ट्रूमेंट है, जिस तरह सुकूक इंस्ट्रूमेंट है। Commercial paper is also an instrument, but it is a short term. Its nature is very short term, and it is an unsecured instrument। और इसकी जो मैक्स जो टाइम पीरियड होता है या जो मैक्स जो लाइफ होती है वो है 9 मंथ्स और 270 डेज। इससे ज्यादा का ये नहीं होता बिकॉज इट इज अनसिक्योर्ड। सो नो बैंक विल टेक any exposure, any unsecured exposure for longer term period। So इस वजह से 9 मंथ्स इसकी मैक्सिमम जो है वो टाइम पीरियड होता है। So it can be of 3 months, 6 months और 9 months मैक्स, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। So this is also part of money market instrument। अच्छा, इसके अलावा मनी मार्केट में हम लोग की जो फर्दर बाकी का जो पैसा होता है दैट इज इन दी बैंक प्लेसमेंट्स, which means जो टर्म डिपॉजिट रेसिट्स होते हैं, टीडीआर, टर्म डिपॉजिट रेसिट। तो टीडीआर जो हम लोग के पास होते हैं, व्हाट हैपेंस इन टीडीआर, सिंपली होता ये है कि आपके पास अगर इफ यू वांट टू सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर बात करते हैं, अभी मैं फंड की बात नहीं कर रहा, लेट्स सपोज यू हैव मनी एंड यू डिसाइडेड टू कीप इट इन दी बैंक। अच्छा, जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक का आप सेविंग अकाउंट ओपन कर पाते हैं। अच्छा, उस सेविंग अकाउंट का एक सर्टेन परसेंटेज रिटर्न आपको मिलता है, लेट सपोज 8% रिटर्न आज की डेट में अज्यूमिंग मिलता है। अच्छा, जो ब्रांच मैनेजर था उसने आपको ऑप्शन दिया कि उसने आपसे पूछा अच्छा ये पैसा आपका काफ़ी सिग्निफिकेंट है, लेट सपोज जो है वो पैसा 1 मिलियन, ठीक है। तो उसने कहा सिग्निफिकेंट है तो आप इसको क्या कंटिन्यूस रखना चाहते हैं या आप अगेन एंड अगेन इसमें से विड्रॉ करेंगे, पैसा निकालेंगे, व्हाट यू विल डू। तो आपने कहा कि मुझे तो एज सच इन नियर फ्यूचर मुझे इसकी कोई नीड नहीं है एंड आई कैन कीप दिस इन्वेस्टेड फॉर मे बी 2 years। तो उसने कहा कि फिर आप एक काम करें कि आप इसका जो है वो टीडीआर बनवा लें, ठीक है, टर्म डिपॉजिट रिस्क। सो यू आस्क्ड कि अच्छा इसका क्या फ़ायदा होगा। तो उसने कहा कि एक तो इस पे है ना रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा। आपने कहा कितना मिलेगा, उसने कहा कि लेट्स सपोज रिटर्न इस पे आपको 8% से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आपने कहा कितना ज़्यादा मिलेगा, ही सेड इट डिपेंड्स कि आप इसको कितने टाइम के लिए लॉक करते हैं, आप इसको कितने टाइम के लिए रखेंगे। सो ही गिव यू अ नंबर कि इफ यू कीप इट फॉर 3 मंथ्स तो आपको इस पे 8.10% का रिटर्न मिल जाएगा एंड इफ यू कीप इट फॉर 6 मंथ्स तो आपको इस पे 8.25% का रिटर्न मिल जाएगा। इफ यू कीप इट फॉर 1 ईयर तो आपको इस पे जो है 8.5% का रिटर्न जो है वो या 8.6% का रिटर्न जो है वो मिल जाएगा। सो ये उसने जो है बेसिकली आपको एलोकेशन बताई। अच्छा, अब now what is going on here, as the time period or as the maturity increases, so your rate ultimately goes up,
विच मीन्स कि अगर मैं 3 महीने के लिए पैसा रखता हूँ तो मुझे 8.1 का रेट मिल रहा है। इफ आई कीप इट फॉर 6 मंथ्स मुझे 8.25 का मिल रहा है, एंड इफ आई कीप इट फॉर 1 year I am getting 8.6%. So as I am investing for more period, मेरा रिटर्न ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, सेविंग अकाउंट में आई एम गेटिंग ओनली 8%, सो विच मीन्स कि सेविंग अकाउंट में अगर मैंने आज पैसा रखा है, आई कैन विड्रॉ इट एट एनी पॉइंट इन टाइम। मैं 1 हफ्ते के बाद निकाल लूँ, मैं 2 दिन के बाद निकाल लूँ, मैं आफ्टर 20 डेज निकाल लूँ। सो इसमें कोई लॉक की कंडीशन नहीं है कि मैं अपना पैसा जो है वो लॉक कर। अच्छा, तो इस वजह से यहाँ पर रिटर्न जो है वो कम है, बिकॉज बैंक इज अनसिक्योर्ड, बैंक को नहीं पता कि आप ये पैसा कब निकाल लेंगे वापस। यहाँ पर बैंक बेसिकली एक तरीके से सिक्योर है, बिकॉज बैंक को पता है कि आप एक मेच्योरिटी चूज कर लेंगे। लेट्स सपोज यू डिसाइडेड टू चूज 8 पॉइंट, यू डिसाइड टू चूज 6 मंथ्स, और 8.25% आपका रेट जो है वो लॉक हो सकता है। तो यहाँ पर बैंक के लिए एक एडवांटेज है, बैंक को ये पता है कि 6 महीने तक तो ये पैसा मेरे पास ही है, 6 महीने तक ये कहीं भी नहीं जाएगा। अच्छा, सो ऑन दिस बेसिस यू डिसाइडेड कि मैं 6 महीने का टीडीआर बनवा लेता हूँ 8.25% का अभी के लिए, ठीक है। फिर आगे जब 6 महीने हो जाएंगे उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। सो दिस इज बेसिकली द पर्पस ऑफ टीडीआर, कि आपको पैसा लिया जाएगा आपसे और आपको इसके अगेंस्ट एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। दैट सर्टिफिकेट इज नोन एज टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। एक रिसिप्ट होगी या एक सर्टिफिकेट या एक जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरीके से एक सर्टिफिकेट पेपर फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा अगेंस्ट योर मनी, एंड योर रेट विल बी फिक्स्ड फॉर 6 months एंड यू विल गेट अ रेट ऑफ 8.25%। अब इसमें दो चीजें आ जाती है। लेट सपोज 2 महीने गुजरते हैं और आपको जो है वो पैसों की जरूरत है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, कैन यू विथड्रॉ इट, या ये पैसा आपका लॉक ही है? डेफिनेटली इसमें ऑप्शन होता है, आप इसको अर्ली विथड्रॉ कर सकते हैं, बट व्हाट विल हैपन, इस अर्ली विथड्रॉल पे सॉर्ट ऑफ पेनल्टी चार्ज होती है। वो जो पेनल्टी होती है वो इस तरीके से पेनल्टी होती है, उसकी एक अल्टीमेटली कैलकुलेशन होती है, बट वो जो पेनल्टी आप उसको नाम देते हैं, वो पेनल्टी इस वे में है कि आपको जो अब रेट मिलेगा दैट विल नॉट बी 8.25%, बिकॉज 8.25% तो 6 महीने के रखने पे मिल रहा था। नाउ यू विल गेट अ लेस रिटर्न, बिकॉज आपका पैसा जो है 2 महीने के बाद जो है वो निकल गया। सो विच मीन्स यू विल गेट अ रिटर्न समवेयर अराउंड 8%, 8.05%, इस तरीके का कुछ रिटर्न मिलेगा, या 8.1 के थोड़ा क्लोज जाके कोई रिटर्न आपको मिलेगा, बिकॉज अ सर्टेन पेनल्टी विल बी चार्ज, और वो पेनल्टी की चार्जिंग में जो है आपका रेट ऑटोमेटिकली वो कट कर देते हैं, बिकॉज आपने पैसा जो है वो अर्ली विड्रॉ किया है, यू आर नॉट ऑनरिंग योर कमिटमेंट। तो इस वजह से आपका रेट जो है ऑटोमेटिकली स्लाइड डाउन हो जाएगा, तो रेट विल बी रिड्यूस। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीआर। अच्छा, यही टीडीआर का कॉन्सेप्ट फंड में भी अप्लाई होता है और इंडिविजुअल के केस में भी अप्लाई होता है, एंड एप्लीकेबल सेम इन फॉर बोथ। लेकिन कभी भी अगर आप लोग टीडीआर बनवाएं तो आप लोग को एक टिप दे देता हूँ कि टीडीआर को बनवाना किस तरीके से, बिकॉज टीडीआर जो है 25,000 से बनता है, मिनिमम 25,000 का एक बन जाएगा, 2 बनाने 50 का बन जाएगा, इस तरीके से 100 जो है आपके पास बन जाएगा। लेट्स सपोज आपके पास 1 मिलियन है एंड यू डिसाइड कि 6 मंथ्स का मुझे इस पे जो है वो टीडीआर बनवाना है। तो 6 मंथ्स का जब आपको इस पे टीडीआर बनवाना है, व्हाट यू विल सिंपली डू, आप कभी भी ये नहीं करेंगे कि आप डायरेक्टली 1 मिलियन कंप्लीट 1 मिलियन के अमाउंट का आप टीडीआर बनवाएं, कभी भी ये चीज़ नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है, आपने व्यू लिया था 6 महीने का, लेट्स सपोज 2 महीने हुए एंड आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, आपको पैसे चाहिए, और कितने पैसे चाहिए? 3 लाख रुपए चाहिए, कंप्लीट 1 मिलियन नहीं चाहिए, बस 3 लाख रुपए चाहिए। अब मसला ये होगा कि अगर आपने ये 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट को कम्प्लीटली लॉक करके पास कर दिया है, 6 महीने का टीडीआर और 1 मिलियन का, सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, जब आपको 2 महीने के बाद पैसों की ज़रूरत है तो आपका ये पूरा कंप्लीट टीडीआर जो है वो ब्रेक हो, बिकॉज़ आप इसमें से निकालेंगे 3 लाख, लेकिन आपका जो ये टीडीआर का जो कंप्लीट अमाउंट है, जो पेनल्टी लगेगी या जो रेट आपका रिड्यूस होगा, वो पूरे 1 मिलियन पे बेसिकली चार्ज हो रहा होगा, बिकॉज़
जो आपको रेट बैंक कोट करता है वो अमाउंट पे भी कोट करता है कि आपका अमाउंट कितना है, जितना सिग्निफिकेंट अमाउंट होगा इतना बेहतर रेट भी आपको मिल रहा होता है। सो व्हेनेवर यू विल अर्ली विथड्रॉ योर मनी, ठीक है, तो आपका ये पूरा टीडीआर जो है वो 1 मिलियन का ब्रेक होगा, ऑल्दो यू ओनली रिक्वायर 300,000, इससे ज्यादा पैसा आपको चाहिए। सो व्हाट वन शुड ऑलवेज डू, हमेशा जो आपके टीडीआर जब भी बनाएं तो उसको छोटे अमाउंट्स के टीडीआर बनाएं, विच मीन्स कि अगर आपके पास 1 मिलियन का अमाउंट है, आप व्हाट यू कैन डू 25,000 के बना लें, ठीक है, 25,000 के मल्टीपल बना लें, या आप ये करें कि 50,000 के भी बनते हैं या लाख के भी बनते हैं। सो आई डिसाइड कि मैं 1 लाख वाले 10 बना लेता हूँ, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि कल को अगर मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, मैं अपने 3 इंस्ट्रूमेंट्स को इन कैश कर पाऊँ, ठीक है, कंप्लीट। यहाँ पर मुझे एक इंस्ट्रूमेंट मिलेगा पूरा 1 मिलियन का, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पर मुझे 10 अलग अलग सर्टिफिकेट मिलेंगे 1-1 लाख वाले। तो मुझे अगर 2 लाख की ज़रूरत है, मैं 2 सर्टिफिकेट इन कैश करवा लूँगा। मुझे 3 लाख की ज़रूरत है, मैं 3 सर्टिफिकेट कैश करवा लूँगा। मुझे अगर 2.5 लाख की ज़रूरत है, ठीक है, तो फिर भी मैं 3 करवा लूँगा। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं अपने पूरे टीडीआर को जो है वो सिक्योर रख सकता हूँ और सर्टेन अमाउंट जो मुझे रिक्वायर्ड है वो मैं निकाल लूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरा 3 लाख का जो अमाउंट, मेरी जो रिक्वायरमेंट है, उसका रेट चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज वो 8.1% हो जाता है और बाकी का जो 700,000 है उसका रेट मेरा सेम ही रहेगा, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये रीज़न है कि अपने टीडीआर्स को सिलेक्ट करने का। अच्छा, कुछ आप 1-1 लाख वाले बना लें, कुछ 50,000 वाले बना लें, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, इट्स अप टू यू। तो हमेशा कभी भी टीडीआर बनवाएँ तो उसको जो है ना ब्रेक फॉर्म में बनाएँ, एक कंप्लीट उसमें चंक में ना बनाएँ, कंप्लीट उसमें बनाएँगे। कल को अगर फंड की रिक्वायरमेंट हो गई, पैसा चाहिए विथड्रॉल की, सो होल टीडीआर विल बी इम्पैक्ट। सो म्यूचुअल फंड्स जो है बेसिकली वो भी अपना टीडीआर जो है वो बैंक में प्लेस करते हैं, बैंक में टीडीआर बनवा के रखते हैं। डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट रेट्स कोट करता है एंड डिफरेंट अमाउंट पर डिफरेंट रेट्स जो है वो कोट होते हैं। तो मेनली जो इन्वेस्टमेंट इनकी होती है वो टीडीआर में होती है, बैंक प्लेसमेंट। इसके अलावा बैंक में कुछ इनका कैश जो है वो भी प्लेस हुआ हुआ होता है। तो दिस इज बेसिकली मेनली म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से बेसिकली जो है वो मनी मार्केट फंड में जो है वो ऑपरेट करते हैं। आई एम शेयरिंग दी मनी मार्केट की जो बेसिकली फंड मैनेजर रिपोर्ट है। आई कम टू दैट, तो इसमें हम लोगों के पास जी एनबीपी मनी मार्केट फंड। सो हियर यू कैन सी कि हम लोगों के पास यहाँ पर बेसिकली रिटर्न्स गिवन है, डिफरेंट टाइम पीरियड के बेंचमार्क रिटर्न्स गिवन है, और इसके अलावा हम लोग को यहाँ मैनेजमेंट फ़ी गिवन है। मैनेजमेंट फ़ी जो है वो इक्विटी फंड से कम है, बिकॉज यहाँ पर टाइम कम लगता है, फंड का रिस्क कम है, फंड का रिस्क प्रोफाइल इज वेरी लो। वाई इट इज़ वेरी लो, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। लोड जो है वो भी मोस्टली नहीं होता, अगर होता है तो बहुत कम होता है। तो इस तरीके से बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट है। बेंचमार्क इंडेक्स को छोड़ दे, बिकॉज बेंचमार्क इंडेक्स में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, टीकेआरवी रेट्स और सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा। अच्छा, नीचे मैं आता हूँ, यहाँ पर एलोकेशन पे मैं आता हूँ। सो 56% इज इन्वेस्टेड इन ट्रेजरी बिल्स, 5% जो है वो कमर्शियल पेपर में है। बाकी ये बैंक डिपॉजिट और टीडीआर ये सब कंबाइन होके, यहाँ पर बैंक डिपॉजिट का नाम दिया हुआ है, ये सब कंबाइन होके बैंक के सेविंग अकाउंट में टीडीआर एवरीथिंग 38%। सो दिस कंप्राइज ऑफ 38% एंड टोटल 100%। तो इस तरीके से बेसिकली बैंक में जो है वो एलोकेशन जो है वो प्लेस की हुई है। Now the question arises कि why it is very low, very low की ये risk profile इसका very low क्यों है? very low इस वजह से है because जो ट्रेजरी बिल में पैसा लगा हुआ है इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और गवर्नमेंट कभी आपकी डिफॉल्ट नहीं होती। सो टेक्निकली इट इज अ रिस्क फ्री मनी। जो आप कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में आरएफ को यूज करते थे, रिस्क फ्री, यहाँ पर भी बेसिकली ये वही रिस्क फ्री का जो है वो नंबर को यूज कर रहा है। वहाँ पर पीआईबी को यूज करते थे, यहाँ टी backed by government of पाकिस्तान। तो एक चीज रिस्क फ्री है, विच मीन्स रिस्क इज वेरी लो। अच्छा, दूसरा हम लोग के पास आ जाता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर में
फ्लाइट रिस्क है, इसके ऊपर आते हैं। पहले बैंक डिपॉजिट को डिस्कस कर लेते हैं। बैंक डिपॉजिट अगेन रिस्क फ्री है पैसा, रिस्क प्रोफाइल इज वेरी लो, नॉट एज सच रिस्की, बिकॉज बैंक हो सकता है डिफॉल्ट हो जाए, मगर नॉर्मली इस तरीके से बैंक डिफॉल्ट होता नहीं। और बैंक अगर डिफॉल्ट होता भी तो कोई टेक ओवर कर रहा होता है, तो वो आपका पैसा नॉर्मली जो है वो सेफ ही होता है बैंक में, चाहे वो टीडीआर की फॉर्म में हो, चाहे वो बैंक के सेविंग अकाउंट में। तो बैंक मनी इज ऑल्सो सेफ, सो इस वजह से रिस्क प्रोफाइल वेरी। कमर्शियल पेपर पे हम लोग अगर आते हैं, कमर्शियल पेपर है तो अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। लेट सपोज अगर कोई कंपनी इशू करती है कमर्शियल पेपर, लाइक मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दी थी के इलेक्ट्रिक, सो इट कैन डिफॉल्ट, दैट इज पॉसिबिलिटी। और दूसरा ये इट इज अनसिक्योर्ड, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है कि अगर पैसे नहीं आए तो सिक्योरिटी बेच के पैसे क्लेम कर लिए जाएंगे, इट इज अनसिक्योर्ड, बट इट इज वेरी शॉर्ट टर्म इन नेचर, पहली चीज। तो अगर कोई भी चीज शॉर्ट टर्म इन नेचर होती है तो उसका रिस्क लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, बिकॉज शॉर्ट टर्म में चीजों का रिस्क बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में फ्यूचर ज्यादा, टाइम पीरियड ज्यादा आ जाता है, सो अनसर्टेनिटी ज्यादा आ जाती है। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी जो है वो कम होती है। सो इस वजह से जो है वो कमर्शियल पेपर एक तो शॉर्ट टर्म इन नेचर है। सेकेंडली, कमर्शियल पेपर जो इशू होता है वो बहुत ही सेलेक्टेड कंपनीज को इशू होता है। ये नहीं कि हर किसी कंपनी को जो बहुत ही ज्यादा थर्ड टियर है या जिसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है उसको भी इशू कर दिया। तो बहुत जो शॉर्ट टर्म होती है कंपनी, जो जिनकी स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी होती है, रेपुटेशन होती है, उनको बेसिकली नॉर्मली कमर्शियल पेपर जो है वो इशू किया जाता है ताकि पैसा जो है वापस मिल सके। थर्डली, जो हम लोग का कमर्शियल पेपर होता है उसमें मनी मार्केट फंड का चंक बहुत कम होता है, विच मीन्स ओनली 5%, जो कि एक इनसिग्निफिकेंट नंबर है, कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है। तो अगर इन केस कोई डिफॉल्ट आता भी है तो एज सच फंड पे इतना इम्पैक्ट होगा नहीं, बिकॉज नंबर इज वेरी इनसिग्निफिकेंट। सो देयरफॉर मनी मार्केट में बेसिकली जो कमर्शियल पेपर का रोल होता है, इट इज अनसिक्योर्ड एंड इट इज गिवन टू अ रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन, रेप्यूटेबल कंपनीज को ही इशू किया जाता है। थर्ड, इसका चंक जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है, बिकॉज इट इज अनसिक्योर्ड इन नेचर। सो देयरफॉर द रिस्क प्रोफाइल इज वेरी लो। विल टेक योर क्वेश्चंस। मैं जरा इस्लामिक मनी मार्केट डिस्कस कर लूं, उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देखता हूं। If you see, to provide stable income stream with preservation of capital by investing in double A rated and rated banks rated banks and money market instruments. So rated banks का मतलब ये कि वो banks जिनकी रेटिंग अच्छी है, यानी कि टॉप नॉच बैंक्स, एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो इनकम आपकी स्टेबल होती है, बिकॉज जो बैंक में टीडीआर है उसका एक सर्टेन रेट फिक्स हुआ हुआ है, तो स्टेबिलिटी है। ट्रेजरी बिल का रेट फिक्स हुआ हुआ है, स्टेबिलिटी है। सो देयरफॉर स्टेबल रिटर्न्स आपको मिलेंगे। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मार्केट फंड। यही चीज अगर मैं इस्लामिक मनी मार्केट पे आता हूँ, सो इस्लामिक मनी मार्केट में सारी चीजें सेम है, जस्ट एक स्लाइट डिफरेंस है। रिस्क प्रोफाइल इसका भी वेरी लो होता है। अच्छा, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, हाँ कंपेयर दोनों को करके मैं चलूंगा। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, बेसिकली ट्रेजरी बिल बेसिकली इट इज अ गवर्नमेंट पेपर and it is conventional in nature, it is not Islamic in nature. So therefore Islamic money market में हम लोगों के पास जो है वो treasury bill possible नहीं है, because it is a conventional paper, so we cannot invest। जब इस्लामिक मनी मार्केट का फंड होगा उसमें जो है वो हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है फंड की, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल treasury bill। so what is possible? सबसे पहले जिस तरह यहाँ कमर्शियल पेपर है उसी तरह इस्लामिक कमर्शियल पेपर आ जाएगा, बस डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर कन्वेंशनल वाला कमर्शियल पेपर है, यहाँ पर इस्लामिक कमर्शियल पेपर होगा। सो एनी कंपनी हु वांट्स टू इशू एन इस्लामिक कमर्शियल पेपर, तो वो बेसिकली इस्लामिक मनी मार्केट फंड का पार्ट बन सकता है, बिकॉज इट इज इस्लामिक इन नेचर। सारी चीजें वही है, जिस तरह एक कन्वेंशनल बैंक से आप लोन लेते हैं और एक इस्लामिक बैंक से लोन लेते हैं, सारी चीजें बेसिकली वही होती, बस वो कन्वेंशनल और इस्लामिक की जो कैटेगरी है उसका एक डिफरेंस आ जाता है, बाकी सारी चीजें वही होती है। अगेन इस्लामिक कमर्शियल पेपर जो है उसकी भी मेच्योरिटी मैक्सिमम 9 मंथ्स और 270 डेज है। इस्लामिक कमर्शियल पेपर जो है ये भी अनसिक्योर्ड होता है, ये भी रेप्यूटेबल कंपनीज जो है उससे को इशू किया जाता है।
सो अगेन दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू कमर्शियल पेपर, बट सिर्फ इस्लामिक का कॉन्सेप्ट आ जाता है। बैंक प्लेसमेंट या बैंक डिपॉजिट जो है यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वही है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो भी पैसा होगा या जो भी टीडीआर बनेगा, टर्म डिपॉजिट एसेट, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक बैंक के थ्रू बनेगा। तो अगर बैंक में पैसा रख रहे हैं तो इस्लामिक बैंक में होना चाहिए, अगर टीडीआर बन रहा है तो वो इस्लामिक बैंक के थ्रू होना चाहिए, विच मीन्स निज़ाम बैंक, बैंक इस्लामी, तो वही इस्लामिक बैंक, इस तरीके से इस्लामिक बैंक के थ्रू सारी ट्रांजेक्शन जो है होनी चाहिए। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट बेसिकली लॉन्च हुआ है इस्लामिक मनी मार्केट फंड में, क्योंकि इस्लामिक मनी मार्केट फंड के पास बहुत कम जो इन्वेस्टमेंट का हॉराइजन है वो बहुत कम है, सो देयरफॉर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है शॉर्ट टर्म सुकूक का। Sukuk by nature is an Islamic instrument, but there is a concept of short-term sukuk. Short-term sukuk का मतलब ये है कि इसकी maturity period जो है वो बहुत कम होता है, मे बी 12 मंथ्स और मैक्सिमम 15 मंथ्स का जो पीरियड होता है। जो इस टाइप के सुकूक होते हैं वो शॉर्ट टर्म इन नेचर होते हैं, क्योंकि नॉर्मली लॉन्ग टर्म सुकूक तो 3 साल 5 साल 7 ईयर्स इस तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म 1 साल या 15 मंथ्स का इस तरीके से होता है। So short-term sukuk can also be part of Islamic money market fund. Again, this short-term sukuk is an Islamic instrument. This is by nature secured and इस वजह से इसका रिस्क प्रोफाइल वेरी लो होता है। बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो भी सेफ है, आपका रिस्क प्रोफाइल वेरी लो। इस्लामिक कमर्शियल पेपर का चंक हमेशा बहुत माइनर होता है, सो उसका कोई इतना इशू आता नहीं, प्लस रेप्यूटेबल कंपनी के साथ ही होता है, तो उसके भी अगेन कोई इतना इशू आता नहीं, सो देयरफॉर रिस्क प्रोफाइल इज वेरी लो। सो इफ आई गो टू दी इस्लामिक वाली जो मनी मार्केट फंड की, अगर मैं इसमें इस्लामिक मनी मार्केट में आता हूँ, तो दिस इज इस्लामिक मनी मार्केट। अच्छा, तो इस्लामिक मनी मार्केट में हम लोगों के पास यहाँ पर फंड साइज गिवन है, वही सारी चीज़ें गिवन है, रिस्क प्रोफाइल इज वेरी लो। टू प्रोवाइड competitive return with maximum possible capital preservation by investing in low risk and liquid Sharia compliant authorized instruments, जो कि शरिया compliant हो। नीचे में आता हूँ तो हम लोग के पास यहाँ पर जो पैसा है that is basically commercial paper, Islamic in nature, very minor, very minute, so 0.9% और equivalent to 1%। अच्छा, के अलावा शॉर्ट टर्म स्कोप में कुछ पैसा है 15%, बाकी का पैसा जो है प्लेसमेंट विद बैंक्स एंड बैंक डिपॉजिट। ये बैंक डिपॉजिट जो है ये टीडीआर वगैरह है, प्लेसमेंट इन बैंक नॉर्मल बैंक में जो प्लेसमेंट्स वगैरह होती है वो, तो दोनों को कंबाइन अगर हम लोग कर लेते हैं इट इज अराउंड 83%। सो 83% पैसा बैंक में है और बाकी का पैसा जो है वो कमर्शियल पेपर एंड शॉर्ट टर्म सुकूक में है। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक मनी मार्केट फंड। We'll take your questions over here. If you have any questions, please raise your hand. जी मिस्टर तबरेज। जी सर, आवाज़ आ रही है सर? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर इसका थोड़ा-सा फिर से बता दें, वो क्या कहते हैं कमर्शियल पेपर जो है उसका थोड़ा-सा बता दें एक्चुअली है क्या चीज़ और उसका डिफरेंस ट्रेज़री से किस तरह, यानी ये दोनों डिफरेंट किस तरह है एक तरीके से? अच्छा ठीक है, करते हैं इसको डिस्कस। ऑलराइट, सो जो कमर्शियल पेपर है हम लोगों के पास, ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर में डिफरेंस ये आ जाता है कि ट्रेजरी बिल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करती है, और जब जब एज अ बैंक और एज अ म्यूचुअल फंड बेसिकली पैसा लगाता है, विच मीन्स कि पैसा जाता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसके अगेंस्ट जो है बॉन्ड इशू करती है, विच इज नोन एज ट्रेजरी बिल, एक इंस्ट्रूमेंट इशू करती है। सो इंस्ट्रूमेंट जो है वो म्यूचुअल फंड के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, और पैसा जो है वो बैंक जो गवर्नमेंट है उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। सो पैसा गवर्नमेंट को चले गया और इंस्ट्रूमेंट उसके अगेंस्ट रिसीव हो गया टू दी म्यूचुअल फंड। अब ये पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास है, एंड गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है वो हमेशा सिक्योर्ड होता है, उसमें कोई एज सच इशू नहीं आता, एंड इट इज फ्री इन नेचर बिकॉज गवर्नमेंट नेवर डिफॉल्ट। दूसरी चीज जो कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल पेपर इस तरीके से इशू होता है, लेट्स सपोज नाफा एनबीपी म्यूचुअल फंड, इनको एक कमर्शियल पेपर में इन्वेस्टमेंट करनी है, और उनको ये पता चला कि के इलेक्ट्रिक ने एक कमर्शियल पेपर इशू करना है, विच मीन्स
के इलेक्ट्रिक को पैसा दिया जाएगा, नाफा एनपीपी फंड विल गिव मनी टू के इलेक्ट्रिक and against that money के इलेक्ट्रिक will issue a commercial paper, एक इंस्ट्रूमेंट जो है इशू हो जाएगा टू एनबीपी। एनबीपी के अकाउंट में जो है कमर्शियल पेपर क्रेडिट हो जाएगा और जो के इलेक्ट्रिक है उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा और ये पैसा कहाँ से आया, फ्रॉम एनबीपी। तो इस तरीके से बेसिकली ये ट्रांजेक्शन जो है वो कमर्शियल पेपर की होगी। अब ये जो कमर्शियल पेपर है दिस इज अनसिक्योर्ड इन नेचर, यानी कि कोई सिक्योरिटी इसके पीछे नहीं है, देयर इज नो, इट इज नॉट बैक्ड बाय सिक्योरिटी। बट के इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट एंटिटी, तो इस वजह से एक सेफ कंफर्ट आ जाता है, बिकॉज यहाँ पर गवर्नमेंट एंटिटीज होती है उनके डिफॉल्ट के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं क्योंकि इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो हर कंपनी जो है वो गवर्नमेंट से बैक होती है, तो उसमें रिस्क लेवल वैसे ही कम हो जाता है, पहली चीज ये। दूसरा, ये टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है तो इतना ज़्यादा कोई ऐसा इशू होगा। थर्ड, रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें भी अगेन इतना कोई इशू होगा नहीं, पैसा जो है वो वापस मिल जाएगा, तो इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एनीथिंग एल्स, क्लियर? इज दिस क्लियर? yes sir, clear है, thank you sir। जी जोहेब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर 3-4 सवाल थे। पहले ये कि आपने कहा कि अर्ली विड्रॉल जब करते हैं तो फिर ये कि फॉर एग्जांपल अगर उसने 1 मिलियन अगर उसने रखा हो, ठीक है, तो वो 3 मिलियन निकालता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसके बाद इसकी जो अमाउंट है वो टूट जाएगी और इसी 6 महीने बाद मैंने 3 लाख निकाला, लेकिन फिर साथ में 10 लाख और डलवा दिए, तो क्या रेट वो करेगा, आगे पीछे होगा थोड़ा, यहाँ पे एक फिक्स पे ही चलता रहेगा? नहीं, रेट तो आगे पीछे होगा ऑब्वियसली। जब आप ट्रेजरी, जब आप टीडीआर अपना नया बुक करने जाएंगे, जब नया पैसा लगाएंगे, सो उस वक्त के रेट के हिसाब से रेट एडजस्ट होगा। लेट सपोज डिस्काउंट रेट कम हो गया तो रेट उसके हिसाब से फिर एडजस्ट होकर कम हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आज की डेट में मैं कोई पैसा लगाता हूँ टीडीआर में 6 महीने के लिए, ठीक है, तो आज मेरा रेट लेट सपोज 8.5% लॉक हो गया, कल गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि डिस्काउंट रेट जो है वो 2% से नीचे आते हैं, सो मेरा रेट रिवाइज नहीं होगा बिकॉज आई हैव लॉक्ड माई रेट टुडे, ठीक है। जब मैं नया टीडीआर रखवाऊंगा 6 महीने के बाद, जब नया पैसा लगाऊंगा तो उस वक्त मेरा रेट फिर एडजस्ट होगा। नहीं सर, मैं 6 महीने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जैसे मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि आपने कहा ना 6 महीने के लिए हमने कुछ पैसा रखवा दिया, तो एक सर्टेन 6 महीने का उसने मुझे रेट दे दिया ना बैंक ने, राइट? ठीक है, ठीक है, लेकिन उसका आपने कहा कि 2 महीने बाद आपने 3 लाख रुपए निकाल लिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है, अब मेरे पास 7 लाख रह गए, ठीक है, तो 2 महीने बाद मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉन्ड लग गया, चले 2 महीने बाद, ठीक है, मेरे पास 10 लाख रुपए और आ गए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने अगर अपनी अमाउंट 15 लाख तक कर दी, तो क्या मतलब रेट फ्लक्चुएट होगा, 10 पे वही रेट रहेगा, 5 पे अलग रेट होगा, कि इसका फिर क्या प्रोसीजर होगा? रेट वेरी कर सकता है, उसकी रीज़न ये है कि देखें एज टाइम प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट रेट चेंज करती है सो ऑटोमेटिकली मार्केट के रेट्स चेंज होते हैं। तो जब आप भी नया पैसा लगाने जाएंगे तो उस वक्त के हिसाब से रेट डिसाइड होगा, ठीक है, हमेशा रेट उस वक्त के हिसाब से डिसाइड होता है। सो अगर 2 महीने के बाद लेट सपोज आप पैसा फर्दर इन्वेस्ट करने जाते हैं और उस 2 महीने में अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका रेट जो है वो फिर उस हिसाब से नए पैसे पे सिर्फ एडजस्ट होगा, पुराने वाले पे नहीं। पुराने वाले पे वही चलेगा जो पिछला होगा, पुराने से कोई ताल्लुक नहीं होगा क्योंकि पुराना रेट लॉक हो चुका है, वो आज की डेट में लॉक हो गया, ठीक है, उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो सेम रहेगा। नया जो पैसा होगा ना उस पे फिर नया रेट एप्लीकेबल होगा, वो उस वक्त का जो रेट चल रहा होगा उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। और सर एक और सवाल ये था कि हमने रिस्क फ्री रेट का आपने बोला कि भाई गवर्नमेंट ज़ाहिर है कोलैप्स नहीं करती, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सेफ होती है। फॉर एग्जांपल अभी जैसा जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई, ठीक है, उसमें इन्होंने 9% कर दिया इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल। अब जिसके रिस्क फ्री रेट था उसको तो नुकसान हो गया ना? जिसका रिस्क फ्री रेट था उसको नुकसान हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। जो ट्रेजरी बिल का जो भी पैसा होता है उसका भी रेट हमेशा लॉक हो जाता है, ठीक है। आपने 6 महीने के लिए अगर ट्रेजरी बिल पार्क किया हुआ तो 6 महीने का रेट जो है वो लॉक हो जाता है। तो जो भी रेट हो जाए फिर उसके बाद 1 महीने के बाद रेट चेंज हो जाता है, 2 महीने के बाद डिस्काउंट रेट कम हो जाता है, बढ़ जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है, आपका रेट जो है वो डे 1 पे लॉक हो जाता है। बॉन्ड का या जो जितने भी आपके ट्रेजरी बिल होते हैं या बैंक के जो टीडीआर होते हैं, इनकी ब्यूटी ही यही है कि इसका रेट हमेशा जो है वो लॉक हो जाता है। आपने अगर गवर्नमेंट वाले ये जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है इनका अगर नाम सुना हो, इसमें भी रेट जो है वो हमेशा लॉक हो जाता है। तो जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, जब अभी पिछले दिनों जब 13% पे था
उस वक्त काफी लोगों ने अपना पैसा जो है वो बैबूट सेविंग और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा सर रखा तो उनको था। नुकसान नहीं होगा कोई, मतलब नहीं 9% पे आ गया तो? उनको अगर उस वक्त उन्होंने पहले रखवा दिया था तो उस वक्त उनको 13% के आसपास का कुछ रिटर्न मिलना होगा। अभी भी उनको 13% ही मिलेगा अभी भी चाहे एग्जैक्टली बिल्कुल अभी भी मिलना होगा, बिकॉज ये रेट जो है वो लॉक हो जाता है और ये 10-10 साल के लिए रेट लॉक हो जाता है। सर तो गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होगा इससे? गवर्नमेंट को देखें, गवर्नमेंट के पास तो एक एवरेज बन रही होती है। एवरेज इस तरीके से बन रही होती है कि कुछ पैसा उस वक्त का लगा हुआ है जब रेट जो है 14% या 13% है। कुछ पैसा जो है आपके पास 7% का भी लगा हुआ होगा, ठीक है। तो कुछ लोगों को कम भी देना है, कुछ लोगों को ज्यादा भी देना है। सेकेंडली गवर्नमेंट के पास टाइम पीरियड बहुत है, 10 साल के लिए पैसा लॉक हुआ है। 10 साल में वो पैसे से गवर्नमेंट कमा बहुत लेगी, क्यूमुलेटिव रिटर्न या जो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। और अगले 10 सालों में रेट्स ऊपर नीचे वापस जाएंगे भी, वापस भी 14 होगा, वापस नीचे भी आएगा। ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा। तो गवर्नमेंट का एक तरीके से इस वजह से जो है वो लॉस नहीं होता, गवर्नमेंट का किसी न किसी तरीके से फायदा ही हो रहा होता। सर लेकिन अब बैंक अगर लोन उठाता है गवर्नमेंट से इस टाइम पे, ठीक है, तो वो 9% के हिसाब से उठाएगा, राइट? बिल्कुल तो अब लेकिन अब जो है तो गवर्नमेंट अब अगर 9% दे, इंशाल्लाह अगर हालात देखें सही होगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसका गवर्नमेंट दोबारा 12-13% पे लेगी इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो सर फिर ये मतलब तो सर डिसबैलेंस सिचुएशन नहीं आ जाएगी सर थोड़ी? अब अमेरिका ने जैसे 0% इंटरेस्ट रेट कर दिया अपना, जी जी, तो सर मतलब क्या इकोनॉमी उनकी इंटरेस्ट रेट पे चलेगी नहीं? बैंक जब भी डील करता है ना, बैंक नॉर्मली काइबोर के साथ डील कर रहा होता है। काइबोर आपका डेली बेसिस पे वेरी कर रहा होता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, काइबोर अगले दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बैंक का रेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप अगर बैंक से लोन लेने जाते हैं, एक हाउस लोन लेने जाते हैं, बैंक आपको काइबोर के साथ टैग करेगा। तो आज आपको 9-10% पे रेट वो मिल जाएगी लोन। अगर कल को डिस्काउंट रेट बढ़ता है तो आपका रेट ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ बढ़ता जाएगा। कम होता है तो रेट पे भी फर्क पड़ेगा ना सर? बिल्कुल। काइबोर जो भी होता है वो काइबोर इज अ वेरिएबल रेट। सो काइबोर के साथ जो भी चीजें लिंक होती है वो वेरी करती रहती है विद द डिस्काउंट रेट। बट जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ना नॉर्मली, जैसे ये टीडीआर हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, इसके रिटर्न्स, इसके जो रेट्स होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, ठीक है ना। बिकॉज इसमें एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है। अब ये जो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है, अगर 10 साल के लिए ये पैसा लॉक हुआ हुआ है, अगर आप 2 साल के बाद पैसा निकालते हैं ना तो फिर आपका रिटर्न पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि आपने 10 साल के लिए कमिटमेंट की है। लेकिन आप 2 साल के बाद कहते हैं मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो उस पर अच्छी खासी फिर पेनल्टी भी लगती। तो गवर्नमेंट इस तरीके से भी कमा लेती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही है कि पैसा अभी तो रखवा दिया जज्बात में कि चलो जरूरत नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जरूरत पड़ी तो अगर आपने निकाला तो आपको फिर वो अच्छी खासी पेनल्टी पड़ती है और गवर्नमेंट का उसमें फायदा हो जाता है। तो इस तरीके से भी गवर्नमेंट कमाता है। तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट जो है ना, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है कि जो है सिटीजन्स को जो है इतना फायदा देते हैं। अल्टीमेटली कह रहे हैं मतलब गवर्नमेंट का लॉस नहीं हो सकता कभी भी? गवर्नमेंट का लॉस चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। वो उनकी अपनी जो है ना एक प्रैक्टिस होती है, उनका एक अपना पीछे से पूरा जो है ना सेटअप होता है। ऐसे ही नहीं वो इन्वेस्टर्स को इतना फायदा दे रहे होते हैं। नहीं सर, लेकिन अब मतलब फॉर एग्जांपल अभी जैसे ऐसी सिचुएशंस आ गई है कोविड-19 की, तो इस सूरत में भी आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का भी फायदा होगा रिगार्डिंग टीडीआर, रिगार्डिंग सुकुक बॉन्ड, रिगार्डिंग शरिया कंप्लाइंट में कुछ भी हो, गवर्नमेंट का नुकसान ही नहीं है? देखिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, ठीक है, और वो पैसे से जो है ना गवर्नमेंट किसी तरीके से पीछे से पैसा बना लेती है, ठीक है। ये स्टेट लाइफ वगैरह ये जो आपको देते हैं, क्या कहते हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस और ये चीज़ें देते हैं, तो उसमें भी ये लोग जो आपको बाद में पैसा दे रहे होते हैं तो उसमें उनका फायदा ही होता है। वो इस तरीके से दे इन्वेस्ट इन रियल स्टेट और बहुत सारी ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स होती है। तो पीछे से गवर्नमेंट भी ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, या इस तरीके से गवर्नमेंट का सेटअप होता है कि गवर्नमेंट को एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट का फायदा ही हो रहा हो, ठीक है। आपका भी फायदा है, गवर्नमेंट का भी फायदा है, दोनों साथ ही चल रहे होते हैं। कोई इसमें सर इसका इक्विटी मार्केट पे क्या हुआ है? इक्विटी मार्केट पे ये इम्पैक्ट ही होता है। इक्विटी मार्केट पे जब डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स के रेट्स इंक्रीज होते हैं तो पे इक्विटी मार्केट से पैसा निकलता है और ये डिफेंस सेविंग और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में पैसा लगता है, बिकॉज दे आर गेटिंग अ बेटर रिटर्न। सो इक्विटी से आउटफ्लो आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर पब्लिक कहीं लगाए नहीं पैसे, सब अपने पास ही रख ले अपना पैसा, तो जो इन्वेस्टर होता है उसका हमेशा माइंडसेट ये होता है टू इन्वेस्ट एनीवे। उसका माइंडसेट ये होता है, अपने पास उसको कभी नहीं रखना होता है, क्योंकि उसको पैसा इनहेंस करना होता है। अपने पास रख के तो डेप्रिशिएट हो रही है ना वैल्यू। और सर कमर्शियल पेपर पे जो आपने बात की कि ये अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इसको मैक्सिमम आप 9 मंथ्स में रखो इस तरह की, तो सर इसका मतलब मैं इसकी लॉजिक समझ नहीं पाया। कमर्शियल पेपर जैसे अब ये इतनी कॉमन प्रैक्टिस तो नहीं है हमारे मतलब हो सकता है सर, मतलब मैंने इतना नहीं देखा, आपने ज्यादा देखे होगा वास्ट फील्ड में। तो सर ये कमर्शियल पेपर मतलब ये कि मैं इसको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाया इसका।
जिस तरह सुकूक और टीएफसी होते हैं, सुकूक और टीएफसी लॉन्ग टर्म होते हैं और सिक्योर्ड होते हैं, पीछे से जो है सिक्योरिटी दी जाती है। जो आप लोग बॉन्ड वैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ते हैं ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेवल पे, ये भी कमर्शियल पेपर भी बिल्कुल वैसे ही है, सीपी कहा जाता है या कमर्शियल पेपर, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बस इट इज शॉर्ट टर्म इन नेचर। सेकेंडली इट इज अनसिक्योर्ड, सिक्योरिटी नहीं होती, पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। अगर डिफॉल्ट हो गया तो यू कैन नॉट क्लेम दी मनी बाय सेलिंग द सिक्योरिटी। सो सर मतलब पब्लिक फिर क्यों खरीदेगी इसको? क्या ये लोग रेट अच्छा ऑफर करते होंगे? रेट अच्छा ऑफर करते हैं और शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है, तो ये इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए एक अच्छी होती कभी कभी, तो सर्टेन और चंक जो सर है वो ले लिया जाता है। और सर आपने भी एक्सेल फाइल खोली थी, उसमें आपने सेकंड पॉइंट पे लिखा था कि शरिया कंप्लायंट वे पे जो है ना उसकी रिस्क हाई होता है। जी तो सर मतलब शरिया के तौर पे तो इनको एक फिक्स रिटर्न, अब जैसे मतलब ये नहीं, मुनाफा शरिया एक्विटी का रिस्क हमेशा हाई होता है, ये नहीं है कि फिक्स रिटर्न होता है। इनका पैसा जो भी स्टॉक्स में लगा हुआ है उसका रिस्क हमेशा हाई होता है। सर इसमें मजाफ और मुनाफ का आ जाएगा फैक्टर? नहीं, वो मैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस नहीं कर रहा। देखें, अगर पीएसओ जो है, पीएसओ में लेट सपोज इन्वेस्टमेंट की हुई है पीएसओ के स्टॉक में, तो मैंने अगर कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट, कन्वेंशनल में इन्वेस्टमेंट की हुई, आपने इस्लामिक में की हुई, तो पीएसओ का अगर शेयर 100 रुपए से 80 रुपए पे आता है तो आपके लिए भी वही इम्पैक्ट है, मेरे लिए भी वही इम्पैक्ट। तो मेरी तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है ना उसमें।